गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 5 गति के नियम। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति के उदाहरणों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है क्षैतिज तल में गति। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस डायग्राम में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और ये l लंबाई की डोरी है जिससे ये बंधा हुआ है। ये l लंबाई की डोरी यहाँ निलंबन बिंदु यानी किसी दृढ़ आधार से बंधी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस डोरी को यूं यूं घुमाते हैं। यूं यूं घुमाएंगे तो पत्थर कैसे घूमेगा, इस तरह से। दैट मीन्स उसकी क्षैतिज गति होगी। कैसी गति होगी, क्षैतिज। अब जब पत्थर इस तरह से घूम रहा है तो जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाता है, जैसे हमने कहा कि ये इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आने पर सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि इस पॉइंट पर आने पर इस पत्थर पर या इस कण पर कितने प्रकार के बल लगे। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कण में द्रव्यमान है, दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल उस द्रव्यमान वाले कण पर बल लगाएगा। कौन सा बल, भार बल। और भार बल किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। भार बल अगर नीचे की ओर लगता है तो इसकी प्रतिक्रिया किस पर होगी, रस्सी पे। और रस्सी में क्या आएगा, तनाव। क्योंकि जब किसी चीज को खींचा जाता है तो ऊपर जो विपरीत बल लगता है उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तो कितना तनाव उत्पन्न हुआ, टी। कितना तनाव उत्पन्न हुआ, टी तनाव यहां पर उत्पन्न हुआ। तो mg भार बल तो लगा आपके नीचे और तनाव किधर की ओर लगा, निलंबन बिंदु की ओर। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं कि इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभक्त करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस रेखा को सीधा बढ़ाते हैं और ये एंगल हम कंसीडर करते हैं कि माना ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो इस टी को जब हम घटकों में वियोजित करते हैं तो इस अक्ष का ये वाला कंपोनेंट तो हो गया cos थीटा, क्योंकि जिस अक्ष के साथ कोण बनता है वो हमेशा cos थीटा की टर्म में आता है। और ये वाला कोण हो गया t sin थीटा। इसी तरह से इस mg का ये वाला घटक हो गया mg cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या होगा इसका, mg sin थीटा। ओके, तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बलों का संतुलन करते हैं। क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि ठीक है, आपने किसी कण पर बल लगाया, किसी कण पर बल लगाने पर उस बल ने कितने प्रकार के संतुलन किए। संगामी बल होता है एक, यानी एक ही कण पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बल संगामी बल कहलाते हैं। और अगर उस एक कण पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उन बलों में संतुलन कितना है, संतुलन कैसे हुआ, वो हमें देखना होता है। तो यहां पर हम देखते हैं संतुलन की अवस्था में तो संतुलन की अवस्था में अगर हम देखते हैं तो mg t cos थीटा को बैलेंस कर रहा है और t sin थीटा की अगर हम बात करते हैं तो t sin थीटा किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर। और केंद्र की ओर हमेशा कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। यानी ये t sin थीटा अभिकेंद्रीय बल को संतुलित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 में 1 का जब डिवाइड किया तो t से t कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। इधर आपका चल रहा है mv स्क्वायर अपॉन r और अपॉन mg। तो m से m कैंसिल हो गया। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, तो ये किसका मान निकला, tan थीटा का। tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहां पर जो ये r आ रहा है, ये r क्या है, इस वृत्ताकार पथ की चाप, त्रिज्या। ये स्मॉल जो r आ रहा है ये क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जिसमें ये कण घूम रहा है। तो यहां हम लिखते हैं यहां r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। ठीक है, अब हम कहते हैं माना डोरी की लंबाई कैपिटल एल है। डोरी की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। ये हमने मान लिया, पहले से भी कह रहे हैं हम कि डोरी की लंबाई एल है। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालता हूं इस जगह से, अच्छा ये एंगल थीटा कैसे आया, क्योंकि जब ये पत्थर घूमेगा तो ये इस निलंबन बिंदु के साथ कोई ना कोई कोण बनाएगा। तो कोण कितना माना अपन ने, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो
साइन थीटा निकालेंगे जब हम इस ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा आपका, त्रिज्या कितनी है, आर, आर त्रिज्या मानी हमने वृत्तीय चाप की, ठीक है। तो ये वाली जो सामने वाली जो भुजा है ये त्रिज्या आर को रिप्रेजेंट करेगी, तो लंब तो हो गया आर और कर्ण हो गया एल, सबसे लंबाई की भुजा है जो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, आर बाय एल। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर इक्वल्स क्या आ गया, एल साइन थीटा, ठीक है। अब v इक्वल्स क्या जानते हैं हम, क्योंकि मुझे उसमें वैल्यू रखनी है, आपने आर की वैल्यू तो निकाल ली, अब v की वैल्यू देखते हैं। तो v इक्वल्स क्या जानते हैं हम, v इक्वल्स होता है आर ओमेगा, ठीक है। और यहां पर ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी। कैसे आया, क्योंकि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय, समझिएगा ध्यान से, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। अगर एक कण पूरा वृत्ताकार पथ पूरा करता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, तो 360 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 2 पाई आया और अपॉन समय, तो कोणीय विस्थापन बटा समय, तो ये क्या आ गई आपकी ओमेगा की वैल्यू। तो मेरे पास v भी है और मेरे पास r भी है, ठीक है। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो यहां से इस r की वैल्यू को भी यहां रख देते हैं हम सबसे पहले। तो यहां जब पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू, देखिएगा v इक्वल्स टू r की वैल्यू रखी l साइन थीटा, तो ये हो गया 2 पाई l साइन थीटा बाय t, ये आपकी v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस v की वैल्यू को उठाकर कहां पुट करना है हमें, tan थीटा वाली इक्वेशन में। तो समीकरण 5 का मान, इसको 5 दे देते हैं हम, तो समीकरण 5 का मान 3 में, तो 5 का मान अब हम 3 में रखते हैं, देखिएगा। तो जब 5 का मान हम 3 में रखेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या है, 2 पाई l साइन थीटा अपॉन t, ये तो v स्क्वायर हो गया अपॉन आर जी, तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ठीक है। आर की वैल्यू देखिए, तो आर जी को एज इट इज हमने ऐसा कैसे रहने दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टी स्क्वायर आर जी, और इधर क्या चल रहा है आपका tan थीटा, ठीक है। सॉल्व कर लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, यहां से होल स्क्वायर करने के बाद में अब हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर जी tan थीटा, ठीक है। तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू l साइन थीटा, तो ये r की वैल्यू आपने पुट कर दी कितनी, l साइन थीटा, g साथ में चल ही रहा है, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो फाइनली टी स्क्वायर कितना आ गया अब आपका, टी स्क्वायर इक्वल्स आ गया अब आपका 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी, 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहां से अगर हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर का तो 2 पाई हो गया अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए तनाव अधिकतम है, तनाव अधिकतम है, तो तनाव अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस का अधिकतम मान कितना होता है 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो अगर तनाव अधिकतम है तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल 0, देन कॉस थीटा इक्वल्स 1, तो टी मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो टी मैक्सिमम इक्वल्स कितना आ गया तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये पूरी जो समीकरण आई है ये एक सरल लोलक के आवर्तकाल की समीकरण है, यानी एक सिंपल पेंडुलम, जब पेंडुलम घड़ी का पेंडुलम इस तरह से गति करता है
तो उस गति के दौरान जो आवर्तकाल उत्पन्न होता है, ये जो समीकरण आई है, ये उस आवर्तकाल की समीकरण है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं यह समीकरण सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का समीकरण। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्षैतिज तल में गति। तो क्षैतिज तल में गति के दौरान आप लोगों ने क्या निकाला, सरल आवर्त, यानी क्षैतिज तल में अगर कोई भी पिंड गति करेगा तो उस पिंड की गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होगा वो कैसा होगा, t इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर तल में गति। क्या देखते हैं अब हम, ऊर्ध्वाधर तल में गति। तो अब ऊर्ध्वाधर तल में गति के लिए हम क्या देखते हैं यहां पर कि वापस वही चीज कंसीडर करते हैं कि अब हमें कैसे घुमाना है पत्थर को, यूं। ऊर्ध्वाधर तो ऐसे घूमेगा, यूं जाएगा पत्थर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये गति कैसी कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर गति। तो हम यहां पर ये मानते हैं कि एक पत्थर है जिसे हम घुमा रहे हैं, जैसे सपोज दैट अभी पत्थर की पोजीशन यहां पर है सबसे टॉप पे। ठीक है, अब पत्थर गति करता हुआ कहां पहुंच रहा है, सपोज इस जगह पे, ये इसका सेंटर है। तो यहां पर पत्थर का भार बल किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, ये डोरी है। तनाव किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। भाई भार लगेगा अगर नीचे तो तनाव किधर लगेगा, ऊपर की ओर। अब इसी पत्थर की हम दूसरी अवस्था ले लेते हैं, सपोज दैट ये यहां आ गया, तो यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि पत्थर तो घूमता रहेगा तो अलग अलग स्थितियां ले लेंगे। पहले इस स्थिति पे लिया तो भार बल नीचे की ओर है, तनाव बल किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। अब इस पत्थर की स्थिति कहां हो गई, यहां से यहां पहुंच गई। तो अब हम यहां पर ये कहते हैं कि सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा इस जगह पे, तो इस भुजा को अगर मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कौन सा कोण होगा, ये संगत कोण। तो अब अगर mg की मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया आपका mg cos थीटा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये कंपोनेंट कौन हो गया तुम्हारा, mg sin थीटा। दोनों लंबवत घटक हैं, एक तो mg cos थीटा है और एक mg sin थीटा है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करते हैं कण की गति की, तो कण की गति चल कैसे रही है, इस तरह से कण यूं घूम रहा है। तो हमने ये कहा कि ये कण पहले यहां था, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया। तो अलग अलग स्थितियों में यहां पर जो इसके हमने घटक लिए या जो इसकी स्थितियां ली वो अलग अलग ली। भार बल लगा, नीचे की ओर लगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि माना एक m द्रव्यमान का पिंड है जो r त्रिज्या की डोरी से बंधा हुआ है और ऊर्ध्वाधर तल में क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। मतलब ये थ्योरेटिकल बोल सकते हैं हम। तो r त्रिज्या की r त्रिज्या की डोरी से वृत्ताकार पथ में गति करता है। m पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो भार बल और एक तनाव बल। भार बल को बलों के संतुलन के लिए हम क्या करते हैं, भार बल को घटकों में वियोजित करते हैं। एक घटक आपका mg cos थीटा हो गया, एक घटक आपका mg sin थीटा हो गया। तो जो mg cos थीटा कंपोनेंट है, ये घटक तो कौन सा कहलाता है, क्षैतिज या समांतर घटक, क्योंकि ये अनुदिश लग रहा है। और एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये कौन सा होता है, f sin थीटा, क्योंकि ये इस त्रिज्या के या इस डोरी के लंबवत लग रहा है। तो यहां पर दो घटक अगर हम लेते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमने कंपोनेंट लिया f पैरेलल। ठीक है, तो f पैरेलल अगर हम यहां पर लेंगे तो f पैरेलल इक्वल्स टू तो हो गया आपका mg sin थीटा। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि ये कण की गति के साथ साथ चल रहा है। कण की गति की स्पर्श रेखीय दिशा में, पहले मैं गलत बोल गया था, कण की गति की स्पर्श रेखीय दिशा में है, इसलिए पैरेलल है। क्योंकि पत्थर भी इधर ही आ रहा है तो ये कंपोनेंट भी इधर ही जा रहा है, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट तो हो गया आपका mg sin थीटा। अब अगर ये पैरेलल है तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर देखें बल का तो ये mg cos थीटा और ये t दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक में से दूसरा लेस हो जाएगा। तो f परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, अब यहां पर हम गति का द्वितीय नियम काम में लेते हैं। तो गति के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं, f पैरेलल इक्वल्स टू m a पैरेलल। f पैरेलल इक्वल्स m
ए पैरेलल, तो ए पैरेलल की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो एफ पैरेलल अपॉन एम, सिंपल, ठीक है। और एम एफ पैरेलल की वैल्यू क्या है आपकी, एम जी साइन थीटा, तो यहां से एम जी साइन थीटा अपॉन एम, तो ए पैरेलल इक्वल्स क्या हो गया आपका, जी साइन थीटा। ए पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहां से, जी साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से एफ परपेंडिकुलर देखते हैं, तो एफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एम ए परपेंडिकुलर, तो ए परपेंडिकुलर इक्वल्स एफ परपेंडिकुलर अपॉन एम। एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी और अपॉन क्या चल रहा है, एम। तो ए परपेंडिकुलर कितना आ गया, टी माइनस एम जी कॉस थीटा अपॉन एम। अच्छा, एक चीज और, जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है त्वरण का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अभिकेंद्रीय त्वरण को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आपने टी में से घटाया है एम जी कॉस थीटा को, यानी ये टी बल प्रभावी है, और टी बल किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर घटक है त्वरण का, ये कौन सा घटक है, अभिकेंद्रीय त्वरण। और अभी हमने निकाला अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला, ए परपेंडिकुलर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बात समझ में आ रही है भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आपने क्या किया है, टी में से इसको घटाया है, इसका मतलब टी आपका प्रभावी है, बलशाली है, इसीलिए तो इसमें से इसको घटाया है। और टी किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर। केंद्र की ओर कौन से बल लगते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल से क्या जनरेट होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहां से ए परपेंडिकुलर इक्वल्स क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ए परपेंडिकुलर की जब हम वैल्यू रखेंगे तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा अपॉन एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और यहां से जब हम ये एक तरह से देखा जाए तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसका करते हैं, एफ परपेंडिकुलर का, तो एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, यही है, ठीक है। तो यहां से हम इस टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टी की वैल्यू क्या निकली, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहां से अब एक चीज और देखें, यहां पर हम t इक्वल्स टू तो है आपका एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से हम m कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी कॉस थीटा। तो ये किसकी समीकरण आ गई आपकी, ये आवर्त तनाव की समीकरण आ गई। तो ये वाली समीकरण तो ऊर्ध्वाधर गति में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तनाव, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर त्वरण को, ये तो समांतर त्वरण को, और ये परपेंडिकुलर त्वरण को। तो कुल मिलाकर इन दोनों गतियों के अंदर, वृत्ताकार गति के अंदर और ऊर्ध्वाधर गति के अंदर, हमने अलग अलग कंपोनेंट्स काम में लिए हैं, हमने अलग अलग राशियां निकाली है, अलग अलग, जैसे त्वरण की हमने बात की, त्वरण हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाला, हम लोगों ने पैरेलल कंपोनेंट भी निकाला, फिर हम लोगों ने बल की बात की, तो बल भी हमने अलग अलग निकाले। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग कंसिडर किए और अलग अलग राशियों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो ये वृत्तीय गति के उदाहरणों के अंतर्गत आती है, और वृत्तीय गति के उदाहरणों में जो हम पढ़ रहे हैं वो वृत्तीय गति के उदाहरणों में दो ही उदाहरण हैं, एक तो है आपका क्षैतिज तल में गति और एक है आपका ऊर्ध्वाधर तल में गति। तो ये वृत्तीय गति के आपके उदाहरण हैं। ओके बेटा, इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स के बाद में फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, समझिए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।